क्लास हमारा है चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स का, जिसका नाम है मोशन एंड फोर्स। इसमें जो हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो ये है फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मास एंड वेट, मोमेंटम एंड फ्रिक्शन। सबसे पहले हम सबसे पहला टॉपिक देखेंगे जो है हमारे पास फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स हमारे पास है एक ऐसी ताकत या एक ऐसी कुव्वत है जिससे हम चीज़ों में कोई भी चेंजेस ला सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक चीज़ रेस्ट पोजीशन में है तो वो जब तक रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई मूवमेंट, जब तक कि उसको हम मूव कराने की कोशिश ना करें, तो कि हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो बॉडी मूव नहीं करेगी। और इसी तरह अगर हमारे पास कोई बॉडी है वो मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, तो वो स्टॉप नहीं करेगी। अगर हम देखें जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, अगर हमने किसी भी चीज़ की किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करनी है, डिस्टॉर्शन कहलाता है प्रोसेस, तो क्या उसमें भी फोर्स ही अप्लाई होगी। ठीक है, क्या है इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे पास एक बॉल है, बॉल एक जगह पे रखी हुई है। ठीक है, हमने एक जगह पे प्लेस कर दी, रखी हुई है, तो तब तक अपनी ही जगह पर रखी रहेगी, तब तक अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी जब तक के ऊपर कोई एक्सटर्नल पोजीशन जो है, एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना हो रही हो, तब तक बॉल जो है अपनी ही पोजीशन पे रहेगी, वो चेंज नहीं करेगी। जैसे ही हम बॉल को जो है किक करेंगे, जो हम किक करेंगे यहाँ पे फोर्स कहलाएगा। हमने उस पर फोर्स लगाई, ठीक है, किक किया बॉल को, तो बॉल क्या करेगी, अपनी पोजीशन को चेंज करेगी। अब बॉल उसी पोजीशन पे, उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई है। सो इसलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी है ये, क्योंकि उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है जिस डायरेक्शन में जो है हमने फोर्स अप्लाई की थी। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है F=ma मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। ठीक है, इसका SI यूनिट है हमारे पास न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हमारा टॉपिक है न्यूटन्स के लॉज हैं। हमारे पास 3 लॉज हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि हमारे पास है। इसमें क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, कह रहे इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, it will remain at rest or keep moving in a straight line at constant speed unless it is acted upon by a force। कह रहे हैं अगर हमारे पास एक बॉडी है वो रेस्ट की पोजीशन में है या मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ ही स्ट्रेट लाइन में, वो तब तक ही मूव करती रहेगी, या जो बॉडी रेस्ट की पोजीशन में, वो रेस्ट की ही पोजीशन में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दे। लेट्स सपोज अगर हम इसका पार्ट 1 देखें, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है, इट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। कह रहे हैं अगर एक बॉडी रेस्ट की पोजीशन में है तो तब तक रेस्ट की पोजीशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। इसकी एग्जांपल हमारे पास है, ठीक है, इसकी एग्जांपल है हमारे पास, अगर हमारे पास एक टेबल है, टेबल के ऊपर हमारे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक है तो ब्लॉक तब तक अपनी ही पोजीशन पे स्टिल रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा, जब तक कि हम उसे पुश या पुल ना करें, हम उसे मूव ना कराएं। हमारा पुश या पुल करना यहाँ पर कहलाएगा एक्सटर्नल फोर्स, तभी वो मूव करेगा जब हम उसे मूव कराना चाहेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है, फैन है, अगर हमने फैन चलाया हुआ है, ठीक है, वो तब तक ही चलता रहेगा जब तक कि हम उसका स्विच ऑफ नहीं करेंगे, तो उसमें जो फोर्स आ रही है वो बंद नहीं होगी, फोर्स पे नहीं लगेगी, तो फैन चलता रहेगा। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है हमारे पास, ये बॉल की एग्जांपल है आपके पास। ठीक है, जैसे कि बॉल थी आपके पास, बॉल अपनी ही जगह पे स्टिल रेस्ट की पोजीशन में है,
जैसे ही यहाँ पर हमने इसे किक किया, ये एक्सटर्नल फोर्स हम इस पे अप्लाई करें, ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना स्टार्ट करेगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में आपने इसको हिट किया है, ठीक है। तब तक जाता रहेगा जब तक इसके जो है कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रोकेगी, ठीक है। जैसे ही नेट आया, बॉल जो है नेट से टकराएगी और वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे नेट ने काम दिया एक्सटर्नल फोर्स का, ठीक है। इस एग्जाम्पल में आपके दोनों पार्ट्स कवर हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है हमारे पास। कह रहे हैं द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट as produced by a net force is directly proportional to the magnitude of the net force। कह रहे हैं किसी भी बॉडी का जो है एक्सीलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स के, यानी कि जितनी ज्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स होगी उतना ही ज्यादा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, और क्या एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा एक्सीलरेशन उतना ही कम होगा, या एक्सीलरेशन जितना ज्यादा होगा मास का ऑब्जेक्ट उतना ही कम होगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, ठीक है। कह रहे हैं अगर हमने फोर्स अप्लाई की है किसी ऑब्जेक्ट पे जिसका मास m है, तो वो क्या करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसमें कोई ना कोई एक्सीलरेशन तो प्रोड्यूस हो रहा है फोर्स की डायरेक्शन में ही, ठीक है। अब इनके बीच में रिलेशन क्या बनेगा, एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, जितना एक्सीलरेशन है उतनी ही ज्यादा फोर्स है। इसमें आपके पास व्हीकल्स है, गाड़ियां हैं आपकी, गाड़ी जितनी स्पीड से जो है वो मूव कर रही होगी उसका एक्सीलरेशन भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे उस पर फोर्स पड़ेगी वैसे वैसे ही एक्सीलरेशन बढ़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सीलरेशन, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, यानी कि एक्सीलरेशन जितना ज्यादा होगा मास उतना ही कम होगा, या मास जितना कम होगा एक्सीलरेशन उतना ही ज्यादा होगा। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F अपॉन m। जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई हमें कांस्टेंट लगाना होता है, फोर्स के कांस्टेंट में हम k लगाएंगे, k हमारे पास होता है, ठीक है। कह रहे हैं अगर एक्सीलरेशन एक बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास मास तो एक ही बॉडी का एक ही मास है, तो इसलिए हमारे पास जो है k की वैल्यू जो है वो 1 होगी, ठीक है। k की वैल्यू 1 हो गई, हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो गई, हमने यहाँ पर k की जगह 1 लगाया, 1 को मल्टीप्लाई कराया f से, तो f सेम रहेगा और डिवाइडेड बाय m एज इट इज रहा। m राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास जब हम अरेंज करके लिखेंगे आपके पास फॉर्मूला बनेगा F इक्वल्स टू ma। इसमें आपके पास की एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है इसकी एग्जांपल, ठीक है। कह रहे हैं अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या उसमें एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है कि आपकी स्पीड जो है इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे, आपके पास सेम ऑब्जेक्ट था, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट, अगर आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे ज्यादा स्पीड जो है बहुत जल्दी जो है इंक्रीज होगी, और इसी तरह आपके पास एक्सीलरेशन भी बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत इजी सा है, फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वो कह रहे हैं कोई भी दुनिया में एक्शन हो उसका रिएक्शन तो होता ही है। इसमें कि आपके पास एग्जांपल है, आपके पास एक लेट सपोज हमारे पास एक टेबल है, हमने टेबल पे अपना हाथ रखा, ठीक है, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने हैंड को प्रेस किया,
तो क्या है, टेबल जो है हमारे हैंड को कोशिश करेगा कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराए। ठीक है, हमारे हैंड की पोजीशन जो है सेम रहेगी, ना ही वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक्शन रिएक्शन इक्वल है, जिसकी वजह से दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसकी एक और एग्जांपल है, आपके पास बॉल जो है, आप बॉल से जैसे ही खेलना स्टार्ट हुआ, आपने क्या किया, आपकी बॉल ने ग्राउंड को हिट किया। ठीक है, एक्शन क्या हुआ, बॉल का ग्राउंड को हिट करना, लेकिन ग्राउंड क्या करेगा, बॉल को वैसे ही अपवर्ड डायरेक्शन में जो है भेज देगा वापस। ठीक है, ये क्या होगा, ग्राउंड का रिएक्शन होगा कि बॉल जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में वापस आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास है मास और वेट का डिफरेंस। मास है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट, मास की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट ही रहती है। वेट की वैल्यू जो है, वेट जो है डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट हो जाता है, जैसे कि डिफरेंट प्लैनेट्स पे ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए हमारा वेट भी चेंज होता है डिफरेंट प्लैनेट्स पे। लेकिन मास हमारे पास है, मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से, और वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं w से। मास का SI यूनिट हमारे पास होता है किलोग्राम, ठीक है, जिसे हम kg से शो करते हैं, और वेट का SI यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन, जिसे हम कैपिटल N से शो करते हैं। ठीक है, मास जो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, और वेट जो है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होता है। मास का फॉर्मूला जो है हमारे पास, मास इक्वल होता है W अपॉन G के। ठीक है, वेट W फॉर वेट एंड G फॉर ग्रेविटी, और वेट का फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू mg, m फॉर मास, G फॉर ग्रेविटी। नेक्स्ट हमारे पास है मोमेंटम, बहुत इजी से, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास सेम यही है, डेफिनेशन। ठीक है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। ठीक है, इसका SI यूनिट है न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या कहता है, कह रहा है मोमेंटम जो है किसी भी एक तनहा सिस्टम की जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी, कंजर्व रहेगी, मतलब जितनी है उतनी ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बस वो कह रहे, इसकी एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, वो कह रहे हैं हमारे पास दो बॉडीज है, कंसीडर करें कि हमारे पास दो बॉडीज है। ठीक है, एक m1 जिनके मासेस m1 और m2 है। ठीक है, हम इन्हें कोई भी नाम दे सकते हैं, A दे दें, B दे, इससे B दे दें। ठीक है, इनका कोई ना कोई मास होगा। ठीक है, m1 और m2। कह रहे हैं कि टोटल मोमेंटम जो है बॉल्स की, सिस्टम लॉ के मुताबिक जो है, कोलिजन से पहले भी सिस्टम की मोमेंटम जो है और कोलिजन के बाद भी सिस्टम की मोमेंटम जो है दोनों सेम रहेंगी। ठीक है ना, आप सपोज करें कि दोनों बॉल्स जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, एक ही जगह पे हमने प्लेस की हुई बॉल्स जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, m2 जो है बॉडी B जो है थोड़े स्पेस पे रखी हुई है। ठीक है, m2 और u2 जैसे ही मूव करना स्टार्ट हुई, m2 जो है बॉडी हमारी जिसका मास m2 है, उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम है, और m1 जो है उसकी वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा है, जिसे हमने u1 कहा है। ठीक है, जैसे ही ये मूव करेंगी तो एक जगह आएगा जहां ये दोनों कोलाइड करेंगी। ठीक है, कोलिजन में क्या हुआ, दोनों बॉल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, टकरा रही हैं। जैसे ये टकरा के एक दूसरे से हटेंगी, ठीक है, दूर होंगी, उसके बाद जब ये मूव करेंगे तो इनकी वेलोसिटीज तो चेंज हुई, तो उन्हें हमने कह दिया v1। ठीक है, जिसका मास m1 था उस बॉडी की वेलोसिटी को हमने v1 कह दिया, जिसका मास m2 था उस बॉडी की वेलोसिटी को हमने v2 कह दिया। लॉ के मुताबिक, लॉ हमारे पास क्या था, टोटल मोमेंटम जो है बॉल्स का बिफोर कोलिजन हमारे पास क्या हुआ। ठीक है, मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, हमारे पास मास था m1, तो हमने इधर m1 ही रहने दिया, और वेलोसिटी हमारे पास u1 थी, हमने u1 लिख दी। ठीक है, प्लस हमारे पास बॉडी B का मास था m2 और इसकी वेलोसिटी थी u2, वो हमने एज इट इज लिख दी। ठीक है, कोलिजन के बाद जो है चेंज हो गया, मास जो था एज इट इज रहा,
ठीक है। बॉडी 1 की वेलोसिटी v1 थी, वो लिख दी। यहाँ पर मास जो है बॉडी b का सेम रहा m2, हमने ये लिखा। वेलोसिटी चेंज हो गई थी v2, हमने v2 लिख दिया। अब लॉ के मुताबिक ये दोनों इक्वल थे, इसलिए हमने इन्हें कंबाइन करके लिख दिया। ठीक है। टोटल मोमेंटम जो है बॉल्स का बिफोर कॉलिजन था हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2, हमने ये लिख दिया। कॉलिजन के बाद था m1 v1 प्लस m2 v2, तो हमने ये लिख दिया कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आम लफ्जों में रगड़ को कहा जाता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर नहीं रह सकता था। मकसद कि हर चीज आपको मूव करती हुई नजर आती, स्लाइड करती हुई नजर आती है। लेट्स सपोज हम एग्जांपल लें अब अपनी क्लासरूम की। हमारी क्लासरूम में डेस्क रखे हुए, चेयर है, तो ये क्या करते हैं, अगर कोई पर्सन भी है तो वो भी अपनी जगह पे स्टिल पोजीशन में नहीं रह सकता था, खड़ा नहीं हो सकता था, ना चल सकता था। फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है जो किसी भी बॉडी को मूव करने से, स्लाइड होने से बचाती है, रोकती है। ठीक है। इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन। फ्रिक्शन 3 तरह की है हमारे पास, लिमिटिंग, स्लाइडिंग, रोलिंग। सबसे पहले हम देखेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन है हमारे पास द मैक्सिमम फ्रिक्शन विच जस्ट स्टॉप्स द बॉडी फ्रॉम स्लाइडिंग इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन वही हमारे पास जो फ्रिक्शन है, ऐसे फ्रिक्शन जो किसी भी बॉडी को मूव करने से, स्लाइड होने से रोकेगी, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ सरफेस। कह रहे ऐसी फ्रिक्शन जो है जब बॉडी मूव कर रही है उसी दरमियान पैदा हो रही है। ठीक है, उसी दरमियान आ रही है, तो ये फ्रिक्शन जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाएगी। रोलिंग फ्रिक्शन जो है हमारे पास, फ्रिक्शन बिटवीन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एंड सरफेस इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। जो भी हमारे पास अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है किसी सरफेस पे, तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो रोलिंग फ्रिक्शन कहलाती है। एडवांटेजेस हैं हमारे पास, फायदे क्या हैं। ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से बहुत तरह की मूवमेंट्स हो सकती हैं। ये हमें ग्राउंड में चलने में हेल्प करती है, हम इसी की वजह से चल सकते हैं। हमारी कार जो है, ब्रेक्स जो है कार के जो अप्लाई होते हैं फ्रिक्शन की वजह से होते हैं। ठीक है। ये क्या करती है, जब हम अपने हाथों को रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो ये हीट प्रोड्यूस करती है। ठीक है। हम देखें ठंड, जब हमें बहुत ज्यादा सर्दी लगती है तो हम क्या करते हैं, अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं, तो ये हीट प्रोड्यूस करती है, इस चीज में हमारी हेल्प करती है। फ्रिक्शन जो है अननेसेसरी हीट प्रोड्यूस करती है, जो कि एनर्जी जाया होने का जरिया बनती है। इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है। फ्रिक्शन जो है मशीन के जो मूविंग पार्ट्स हैं उसमें होती है। ठीक है। फ्रिक्शन, फॉरेस्ट में जो आग लगती है फ्रिक्शन की वजह से फैलती है एक दरख्त से दूसरी जगह। इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि जंगल में आग भड़कती रहती है, तो इसकी किसकी वजह से होती है, फ्रिक्शन की वजह से होती है। नेक्स्ट हमारे पास बस चैप्टर हमारे पास खत्म हो गया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सब जितनी भी डेफिनेशन है, लॉज हैं, ये सब आपने अपने पास फेयर करते रहना है। ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप